हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई की जो वैकेंसी आती है और साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक की जो वैकेंसी आती है। इन दोनों एग्जाम में कितना डिफरेंस है और इन दोनों एग्जाम में कौन डिफिकल्ट है, कौन सा एग्जाम ईजी है, किस एग्जाम को क्रैक करने में हमको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, हर चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते जाऊँ और आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने A to Z स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ में आप डिफेंस लवर हो तो फिर आपको थोड़ा सा गलत बात है। अगर आप डिफेंस लवर हो तो फिर आपके लिए A to Z स्टडी चैनल बहुत ही मैटर करता है। आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को और बने रहना और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, बाद में याद रहेगा कि नहीं आपको। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं गाइस अपने डिस्प्ले के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा एग्जाम ईजी है और किसकी तैयारी करनी चाहिए। बट ये हमको ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग कुछ कोई पॉइंट को क्लियर करेंगे कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स एग्जाम के लिए कि क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ हमको पता है कि कोस्ट गार्ड के एग्जाम के अंदर एक तरीके से वैकेंसी आती है। एक डीबी की 10th लेवल की, एक जीडी की जो कि 12th लेवल पास करने पर हम अप्लाई कर पाते हैं, और एक यांत्रिक जिसको हम डिप्लोमा की होना चाहिए, बिकॉज बिना डिप्लोमा के हम अप्लाई नहीं कर सकते यांत्रिक की। ठीक है, चलो अब यहीं पे बात कर लेते हैं एयरफोर्स के अंदर एक्स की आती है वैकेंसी, ग्रुप एक्स की, और दूसरी होती है ग्रुप वाई की, और तीसरी भी होती है। या तो आप एक्स की फिल करो या फिर आप वाई की फिल करो या फिर आप एक्स वाई दोनों की फिल कर दो। बट इसके अंदर क्या है ना, यहाँ पे एयरफोर्स के अंदर यहाँ पे क्लियरली है, या तो आप एक्स की चाहते हो तो एक्स की अप्लाई कर दो, अगर आप वाई की चाहते हो तो वाई की अप्लाई कर दो, और आपको मन कर रहा है कि हम दोनों के लिए अप्लाई करें तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट कोस्ट गार्ड के अंदर ऐसा नहीं है, आप चाहते हो तो डीबी की करना है तो डीबी करो, जीडी की करना है तो जीडी, यांत्रिक किसी एक ही कर सकते हो। ठीक है, दो चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते आप मिक्सअप यहाँ पे। ठीक है सर, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा एग्जाम इजी और डिफिकल्ट है। अब देखो गाइस, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि वाई ग्रुप में और डीबी में क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, अब डीबी की एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, ठीक है, 10th लेवल का डीबी होता है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है आपको क्लियरली पता है। इंग्लिश आता ही है आपका, ठीक है, 10th लेवल का 10th लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके इंग्लिश आती है। इसके अंदर जो मैथ आता है, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरल मैथ आता है, ठीक है, नॉन टेक मैथ जिसको कहते हैं हम लोग 10th से नीचे का या फिर 10th क्लास तक का। वहीं पे हम लोग क्या लेते हैं, जीके क्वेश्चंस भी आते हैं, साइंस भी आता है। साइंस कौन सा होता है, जो 10th के नीचे का होता है, 12th वाला फिजिक्स नहीं आता। ठीक है, साइंस आ ही जाता है आपका, रीजनिंग आ ही जाता है इसके अंदर, क्लियर है ये चीज़, रीजनिंग भी आ जाता है। और वहीं वाई ग्रुप के बारे में बात कर ले तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है। देखो इसके अंदर क्या है ना कि थोड़ी सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर उधर है, बट सब कुछ आ जाता है। मैथ तो इसमें भी आ जाता है नॉन टेक वाई ग्रुप में, इंग्लिश भी बेस्ट क्वेश्चन आ जाता है, जीके साइंस मिक्स करके दे ही दिए जाते हैं इसके अंदर 7 क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है वाई ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि देखो वाई ग्रुप की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो ये गारंटी नहीं है कि आप डीबी एग्जाम निकाल लोगे। रीज़न, डीबी यहाँ पे इससे डिफिकल्ट क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। डीबी इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। पहले तो सिलेबस थोड़ा सा इनका अलग है, वाई ग्रुप से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे डिफिकल्ट क्यों है मैं क्लियर कर दूँ। देखो मैथ जनरली बच्चों का अच्छा होता नहीं है, जो कि डीबी में अकेले, चाहे जीडी में, डीबी में, यांत्रिक में जो सेक्शन 1 का मैथ होता है डायरेक्टली 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नहीं स्कोर कर पाते बहुत ज़्यादा। और वाई ग्रुप में मैथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, अराउंड 6 to 7 मैथ्स पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या, रीजनिंग जो होता है 15 मार्क्स का, और इसके अंदर रीजनिंग जो होता है वो 10 मार्क्स का आता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका जो डीबी का जो रीजनिंग पढ़ रहा है, चाहे सेक्शन 1 का जो कोस्ट गार्ड के सेक्शन 1 का जो रीजनिंग पढ़ रहा है ना, वो एयरफोर्स का रीजनिंग बना लेगा आराम से। थोड़ी सी एक चीज़ कोस्ट गार्ड वालों को ध्यान देना होता है कि हम नॉन वर्बल पे अगर साथ साथ में फोकस ज़्यादा भी कर देंगे तो फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप का रीजनिंग मैथ तो फिर चुटकी में से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे अगर तुलना करें हम लोग तो यहाँ पे डीबी भारी पड़ेगा, बिकॉज इसकी वैकेंसी भी कम हो जाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, वैकेंसी पे अगर हम डीबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर अच्छे से कर रहे हैं तो फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप आराम से निकल जाएगा। हमको वाई ग्रुप की अलग से कोई तैयारी नहीं करनी, वाई ग्रुप की अलग से हमको सेट नहीं लगानी। क्यों नहीं सेट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी नहीं बाई करोगे ना फिर भी आप निकाल लोगे। बिकॉज कोस्ट गार्ड के अंदर क्या सीन है ना कि आपको देखो वाई ग्रुप में क्या है ना, 2 पार्ट में बढ़ता है, इंग्लिश में और रागा में। तो इंग्लिश के अलग अलग सा टाइम मिल जाता है, रागा के लिए अलग सा टाइम मिल जाता है, तो आराम से वो बच्चा इंग्लिश यहाँ पे कर लेता है आराम से, फिर रागा का भी सफिशिएंट टाइम उसके लिए बच जाता है, कर लेता है। ठीक है, अब जो तैयारी इसकी नहीं है वो नहीं कर पाता टाइम मैनेज। बट अगर डीबी में क्या है ना, वो 45 मिनट दे देंगे और बाकी 60 क्वेश्चन थमा देंगे, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है इनके पास। और 45 मिनट के अंदर गाइज वो लोग क्या करते हैं,
सबके सबको बनाना पड़ता है, उनके वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली ये बच्चे जो प्रेशर ज़्यादा सहन कर पाते हैं कंपेयर करें वाई ग्रुप से। तो ऑब्वियसली अगर आप डीबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेवल पे मत जाओ कि कौन किसी 10th पास है कौन 12th पास है, उससे मतलब नहीं है। दोनों एग्जाम में अगर एग्जाम के पैटर्न देखे जाए तो 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डीबी भारी पड़ जाएगा वाई ग्रुप के एग्जाम के ऊपर। अगर जो बच्चा डीबी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, उसको वाई ग्रुप के लिए ना तो अलग से कुछ पढ़ना है, सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना और कुछ नहीं। और साथ ही में देखो इसके अंदर भी क्या है ना, 5 जीके आता है और इसके अंदर भी वही चीज़ है, 5 से 6 जीके आता है, नो टेंशन। और इस 5-6 जीके के अंदर साइंस मिक्स करके आ जाता है, साइंस के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं, करंट अफेयर भी डाल दिए जाते हैं। तो जो कि कोस्ट गार्ड ऑब्वियसली 5 क्वेश्चन जीके के साथ साथ 10 अलग से साइंस पूछ लेता है, तो उसका जीके साइंस ऐसे ही क्लियर हो जाता है कोस्ट गार्ड वालों का। तो मैं कहूँगा कि आप अगर वाई ग्रुप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और कोस्ट गार्ड की भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप वाई ग्रुप के टेस्ट लगाने छोड़ो, आपको पूरी डेडिकेशन के साथ डीबी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। फ़ायदा होगा आपका कि आप यहाँ पे आपका इंग्लिश भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो इंग्लिश भी क्लियर कर लोगे वाई ग्रुप का। मैथ की जो इसमें 20 क्वेश्चन आते तो आप ऑब्वियसली मैथ पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो वाई ग्रुप का 7 मैथ आता है जो एयरफोर्स के वाई ग्रुप के बच्चे अक्सर छोड़ते हैं, तो वो आप पूरा बना लोगे। रीजनिंग जो होता है आप 10 देते हो ना कोस्ट गार्ड के अंदर, 10 क्वेश्चन बनाते हो। वाई ग्रुप में 15 जो रीजनिंग होते हैं ना, जिसमें से कि 10 वर्बल आता है और 5 नॉन वर्बल। तो वर्बल तो आप इजिली कर लोगे आप अगर कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो नॉन वर्बल के लिए डेली आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दोगे तो फिर वाई ग्रुप आप रॉक करके आओगे, ऑब्वियसली ये चीज़ गारंटीड है, ठीक है। तो यहाँ पे डीबी भारी पड़ गया, ठीक है। अब एक्स ग्रुप के बारे में बात कर ले। सर देखो एक्स ग्रुप के अंदर क्या सीन है ना, एक्स ग्रुप की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स वाले, वो इंग्लिश का देंगे पेपर, ध्यान से सुनना, वो इंग्लिश का पेपर देंगे, 20 मिनट टाइम उनको अलग से मिल जाता है। फिर जो 12th लेवल का मैथ एग्जाम होता है वो होता है, और फिजिक्स होता है 12th का, वो ये 3 सेक्शन में उनको एग्जाम, और तीनों एक ही साथ ले लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे देखे, ठीक है। और जीडी में क्या सीन है ना, सेक्शन 1 उनको देना ही है, लाइक वाई ग्रुप का जो एग्जाम होता है उस लेवल का भी उनको जीडी वालों को देना है, ठीक है। जो डीबी वाले हैं ना, जो डीबी का पेपर होता है वो भी देना है जीडी वालों को, और साथ में जो एक्स ग्रुप का जो लेवल होता है ना 12th लेवल का फिजिक्स और मैथ, वो भी देना है। तो यहाँ पे वाई ग्रुप पे जीडी भारी पड़ गया। अब यहाँ पे समझो मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर आप देखो डीबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका वाई ग्रुप चुटकी में निकलेगा। अगर आप जीडी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के, तो आप एक्स एंड वाई दोनों का फॉर्म भरते हो ना, तो आप आराम से निकल लोगे, बिकॉज आपका वाई ग्रुप का भी प्रिपरेशन हो जाएगा जीडी के सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है। जीडी के सेक्शन 1 के अंदर और सेक्शन 2 के अंदर आप एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर लोगे आराम से। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोस्ट गार्ड भारी पड़ते जा रहा है। एयरफोर्स के रिटेन एग्जाम के बारे में हम लोग बात कर लेते हो। अब बट गाइज एक चीज़ है, रिटेन एग्जाम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर कोस्ट गार्ड एग्जाम भारी पड़ रहा है, और यांत्रिक वालों का कोई तुलना नहीं है इनके साथ, ठीक है, एयरफोर्स के साथ। हाँ, जो बच्चा यांत्रिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है बहुत अच्छे से, वो वाई ग्रुप क्रैक कर सकता है आसानी से, बिकॉज यांत्रिक में भी सेक्शन 1 देना है जो कि वाई ग्रुप के लगभग लेवल का है, ठीक है। तो वो वाई ग्रुप आसानी से तैयार कर लेगा। बट गाइज अगर आप वाई ग्रुप की सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डीबी क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल फेस करना होगा, क्योंकि आप सेट भी लगा रहे हो तो वाई ग्रुप की लगा रहे होगे, प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो वाई ग्रुप की लगा रहे होगे, कर रहे होगे अच्छे से। तो आपसे 20 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर डीबी वाला नहीं बना पाओगे, ये तो फिक्स है। कुछ बच्चे होते हैं तो वो वाई ग्रुप के लिए नाम का तैयारी करते हैं, बट एक्चुअली वो एसएससी का करते हैं, तो वो तो फिर दोनों को मिला दो तो दोनों एग्जाम क्रैक कर देंगे। बात समझ में आया ना आपको। अगर मैं बात कर लूँ सिर्फ और सिर्फ आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो कोस्ट गार्ड आप पे भारी पड़ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर वाई ग्रुप क्रैक करना है तो डीबी तैयारी करो, ठीक है, डीबी की करो। अगर आप यांत्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो ठीक है, करो इसकी तैयारी, ट्रेड पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। साथ ही साथ आप वाई ग्रुप की जो वैकेंसी आएगी उसको भी क्रैक कर लोगे आसानी से, ठीक है। बोलोगे सर वैकेंसी नहीं आ रही है, बट आपके पास अगर एज है, बहुत एज है, ठीक है, अभी आप न्यू भी हो, जैसे लाइक अभी आप 12th पास करके आ रहे हो, तब तक आपकी एज खत्म होने से पहले वैकेंसी एयरफोर्स में आ ही जाएगी। आप तैयारी में लगे रहना, आराम से एयरफोर्स का आपका भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोस्ट गार्ड के अंदर एक बहाना होता है कि सीट कम है, चलो ठीक है, तैयारी तो अच्छे से करो ना कोस्ट गार्ड की, ताकि आपका वाई ग्रुप में या फिर एक्स ग्रुप में जब भी वैकेंसी आई आप आराम से क्रैक कर लोगे इसको। वहीं पे जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आने वाले टाइम पे आप एक्स वाई ग्रुप अप्लाई करोगे, आराम से दोनों रिटन क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब जो थी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब समझ लेना आपको कि तैयारी करनी है तो कोस्ट गार्ड एग्जाम की करनी है, और हाँ डिटेल में करनी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो तो कोस्ट गार्ड की लगाओ, कोस्ट गार्ड की लगा रहे हो तो वाई ग्रुप आराम से क्लियर हो जाएगा। वाई ग्रुप के कब लगाना, टेस्ट सीरीज कब लगाना,
एग्जाम से 10-15 दिन पहले 10 टेस्ट लगा लेने, हमको आइडिया मिल जाएगा टाइम मैनेजमेंट का, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये जो सीन था मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया यहाँ पे। आई होप कि गाइस आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आप एसएससी स्टूडेंट हो तो हमारे एसएससी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी यूट्यूब चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम्स।